अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि सब खैर आफियत के साथ होंगे। आज हम स्टूडेंट चैप्टर नंबर 1 की जो लास्ट एक्सरसाइज है 1.6 इसको करने जा रहे हैं। और पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से अहम एक्सरसाइज 90% जो हमारा लॉन्ग क्वेश्चन है वो इसी एक्सरसाइज से आता है। अच्छा, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे, बहुत सारे ऐसे आपने लेक्चर सुने होंगे यूट्यूब के ऊपर जिसके अंदर आपको मोस्टली जो है ज्यादातर सिर्फ इसका पहला क्वेश्चन ही करवाया जाता है जिसमें बनी बनाई इक्वेशन होती है। तो स्टूडेंट मैं आपको वो तो समझाऊंगा ही, साथ इसके इंशाल्लाह हम जो अबारती सवालात हैं उसको भी हम करेंगे ताकि हमें अबारती सवालात भी अगर पेपर में आ जाए तो उससे इक्वेशन बनाने के बाद आगे सॉल्व कैसे किया जाता है। तो मैं करूंगा कुछ यूं कि जो अबारती सवालात हैं उसकी इक्वेशंस बनाने का तरीका आपको सिखाऊंगा। जब इक्वेशन बन जाएगी तो उसके बाद हमें पता है कि हल कैसे किया जाता है, किस तरह हमने उसको आगे हल करना है। वहां तक पहुंचने के लिए हमें इससे पहले अपने क्वेश्चन नंबर 1 को अच्छे तरीके से समझना है। अब स्टूडेंट इसका कंसेप्ट क्या है, क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या होती है और इसमें हमने बेसिकली करना क्या है उसको जानते हैं। स्टूडेंट क्वेश्चन के अंदर हमें वो दो इक्वेशंस देगा, हमें मसावाते देगा जिसे लीनियर इक्वेशंस बोलते हैं। इक्वेशंस होंगी लीनियर और मुश्तमिल होंगी दो वेरिएबल्स पर। हमें सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर इक्वेशंस मिलेंगी जिन्हें लीनियर इक्वेशन सिमुल्टेनियस इक्वेशंस बोलते हैं और वो दो वेरिएबल्स पर होंगी जिसके अंदर दो वेरिएबल एक्स वाई यूज हो सकता है, वाई जी यूज हो सकता है, एक्स जी हो सकता है, यानी बेसिकली दो मुतगयरों पर मुश्तमिल है दो हमें लीनियर इक्वेशंस मिलेंगी। अब स्टूडेंट इसमें बेसिकली हमारा टास्क क्या है, काम क्या है कि हमने वो जो वेरिएबल्स हैं, वो जो मुतगय्यर हैं एक्सरसाइज के अंदर, इक्वेशन के अंदर, उसको हमने सॉल्व करना है, यानी हमने उसकी कीमतें निकालनी है। अब स्टूडेंट कीमतें निकालने के लिए, इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए कई मेथड हैं जिसमें हम कोफिशिएंट को इक्वल करके सॉल्व करते हैं, वेरिएबल में से किसी एक को साइलेंट करके यानी साकत करके भी सॉल्व कर सकते हैं, इक्वेशंस के अंदर एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल कर दूसरे में दर्ज करके भी इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। यानी इसके कई मेथड हैं। क्वेश्चन के आंसर को चेक करने का तरीका हमें यहां से पता चल सकता है, लेकिन यहां पे कुछ क्वेश्चन मुनफरिद है, यहां पे क्वेश्चन की स्टेटमेंट कुछ अलग से है। वो क्वेश्चन में कहेगा कि दी गई इक्वेशंस को, दी गई मसावातों को आप या तो क्रैमर्स रूल्स की मदद से हल करें, क्रैमर के असूल से हल करें, या इन्वर्जन मेथड के साथ हल करें, यानी कालब के माकूस के साथ उसको हल करें। चूंकि मैट्रिक्स का चैप्टर है, कालबों का चैप्टर है, तो जो मेथड वो क्वेश्चन में कहेगा हमने क्वेश्चन को उसी तरीके से सॉल्व करना है। कोई एक तरीका कहेगा लॉन्ग क्वेश्चन में इक्वेशन देके, दोनों तरीके नहीं कहेगा। फिर ये तवज्जो भी करनी है कि उसने मेथड कौन सा कहा है। बाज़ होता यूं है कि पेपर के अंदर मेथड आता है क्रैमर का और बच्चा जल्दी जल्दी ये गौर नहीं करता, कालब के मकूस से उसको सॉल्व कर लेता है। तो ये लाजमी देखिएगा कि हमें मेथड कौन सा दिया गया है। तो हमें इक्वेशन मिलेंगी और मेथड कितने हैं जी, दो। कौन कौन से जो हमें मसावातें मिलेंगी, इक्वेशंस मिलेंगी, उसको हमने सॉल्व करना है। नंबर 1, या तो कालब के माकूस की मदद से, इन्वर्जन मेथड की मदद से हमने सॉल्व करना है उसको, या हमने उसको सॉल्व करना है क्रैमर के असूल की मदद से। ये दो मेथड है जी जिससे हमने एक्सरसाइज 1.6 जो है वो सॉल्व करनी है। मसावतें कैसी होंगी, लीनियर होंगी, ठीक है, और कितने वेरिएबल्स पर होंगी, दो वेरिएबल्स पर। लीनियर इक्वेशंस होंगी और दो वेरिएबल्स पर, एक्स वाई मैंने लिख दिया, वाई जी भी हो सकता है। हमारा टास्क क्या है कि इस एक्स वाई की कीमत को मालूम करना।
अब स्टूडेंट जब हमें इक्वेशंस मिलेंगी, मसावातें मिलेंगी, तो इसको लिखने के 2 से 3 तरीके हैं। बाज़ ये इक्वेशन हमें ऊपर नीचे लिखी हुई मिलती है, बाज़ हमें ये इक्वेशन स्ट्रेट फॉर्म में लिखी हुई मिलती है। तो अगर तो ऊपर नीचे है तो हम कंफ्यूज नहीं होते, हमें पता होता है कि पहले ऊपर वाली इक्वेशन है, नीचे वाली दूसरी है। लेकिन अगर स्ट्रेट लाइन में मिल जाए तो कौन सी इक्वेशन पहली है, कौन सी दूसरी है, इसमें हमारी अपनी मर्जी है। हम जिसको दिल करेगा पहली इक्वेशन का नाम दे देंगे, जिसको दिल करेगा दूसरी इक्वेशन का। लेकिन उसकी अगर तरतीब एक रखी है तो फिर उसके कांस्टेंट, उसके वेरिएबल्स, उसके कोफिशिएंट, उसमें कोई तब्दीली नहीं करेंगे। जब हम ये क्वेश्चन करेंगे सॉल्व तो उसमें ये सारी बातें आपकी क्लियर हो जाएंगी। तो हमने करना क्या है, इस क्वेश्चन को हल करने के कंसेप्ट्स क्या है। सबसे पहले हमें अगर क्वेश्चन आ गया कालब के माकूस की मदद से, इन्वर्जन मेथड की मदद से क्वेश्चन को सॉल्व करें, हमने क्या करना है। नंबर 1, सबसे पहला स्टेप हमारा जो होगा, हमने दी गई इक्वेशन को, दी गई मसावातों को जो 2 दी गई हैं, उसको कालब की शक्ल में लिखना है, रिटन इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। क्या करना है, पहला स्टेप कालब की शक्ल में लिखना है। इन्वर्जन मेथड से क्वेश्चन आ जाए, अच्छा अगर यही क्वेश्चन क्रैमर के असूल से आता है तो तब भी हमने क्या करना है, इसको पहला स्टेप हमने कालब की शक्ल में ही लिखना है। सेम है जी दोनों का पहला पहला स्टेप, दी गई इक्वेशन को कालब की शक्ल में लिखना है। अब स्टूडेंट कालब की शक्ल में लिखते हुए कितने कालब बनेंगे, टोटल 3। कितने कालब बनेंगे, 3। कौन कौन से, हमारे पास एक कालब बनेगा, एक कालब हमारे पास बनेगा x, और एक कालब बनेगा b। इसी तरह इधर भी हमारे पास 3 कालब बनेंगे। जब कालबों की शक्ल है तो कालब सेम होंगे, मैट्रिक्स से सेम होंगे। 3 नाम हमने रखने हैं लेट करके, a, x एंड b। अब ए कालब कौन सा होगा स्टूडेंट, ये यहां पे लिखे जाएंगे अददी सर, यहां पे लिखे जाएंगे कोफिशिएंट, किसके, मुतगयरों के। अददी सर होंगे किन के, वेरिएबल्स के, मुतगयर्स के। एक्स क्या होगा, ये मुतगयर्स पर मुश्तमिल सेट होगा। एक्स के अंदर क्या लिखे जाएंगे, वेरिएबल्स, मुतगयर्स, जिनकी हमने कीमतें मालूम करनी होंगी। इसके बाद बी क्या होगा, बी कांस्टेंट्स होंगे, मुस्तकिल अदाद होंगे, जो कहां लिखे गए होंगे, इक्वेशन की राइट साइड पे। ए सेट, ए मैट्रिक्स अददी सरों पर मुश्तमिल होगा, कोफिशिएंट्स पर मुश्तमिल होगा, जो 2x2 ऑर्डर का होगा। इसका ऑर्डर क्या होगा, 2x2, हमेशा इसका ऑर्डर 2x2 होगा। सेम ए मैट्रिक्स, इधर भी कोफिशिएंट्स का ही होगा, मैट्रिक्स नेम सेम है, सारा कुछ सेम है। वेरिएबल्स जो मुतगय्यर है, ये ऑर्डर होगा 2x1 का। ये ऑर्डर किसका होगा, 2x1 का। यानी वेरिएबल्स को आपने कॉलम के अंदर लिखना है, ऊपर x नीचे y, ऊपर y नीचे z, ऊपर y जो मर्जी तरतीब के साथ। जो इक्वेशन में पहला वेरिएबल होगा वो ऊपर, उसके बाद जो दूसरा वेरिएबल होगा वो उसको नीचे, और उसका ऑर्डर क्या होगा, 2x1। 2 कतारें होगी, एक कॉलम होगा। स्टूडेंट इसके बाद जो कांस्टेंट है, जो मुस्तकिल अदाद का कॉलम होगा, कॉलम होगा, उसका ऑर्डर भी 2x1 होगा। ये मुस्तकिल रकमें होंगी, कांस्टेंट अदद होंगे, जो इक्वेशन की राइट साइड पे लिखे जाएंगे। उसके कालबों को हम नाम देंगे कालब बी का। क्या ऑर्डर उसका होगा, क्या मर्तबा होगा, 2x1। इसका हमें 1 नंबर मिलेगा। जब हम इस क्वेश्चन का इतना हिस्सा कर लेंगे, कालब की शक्ल में लिख लेंगे, तो हमें नंबर मिलेगा 1। इसके बाद नेक्स्ट,
अब सवाल माकूस का है, क्रैमर का है, ये सेम है, इसमें कोई तब्दीली नहीं आएगी। अब फर्क कहां आएगा स्टूडेंट? अगर आपको क्वेश्चन दिया गया है इन्वर्जन ऑफ मैट्रिक्स कालब के माकूस का, तो अब आपने इसका लिखना है फार्मूला। नंबर 2 पे आपने इसका लिखना है जी फार्मूला। क्या है इसका फार्मूला? x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। क्या है इन्वर्जन मेथड का फार्मूला? x कैपिटल इक्वल ए इनवर्स बी। क्रैमर के असूल का फार्मूला x छोटा x लिखना है इक्वल ए एक्स का मॉड लिखना है मक्ता बटे में ए का मक्ता यानी ए का डिटर्मिनेंट। सिमिलरली y ये भी छोटा जिसकी हमने कीमतें निकालनी है, ये वो है ए वाई का मॉड या ए वाई का मक्ता बटे में ए का मक्ता या ए का डिटर्मिनेंट। ये है क्रैमर्स रूल्स का फार्मूला, वो है इन्वर्जन मेथड का फार्मूला। अब स्टूडेंट इन्वर्जन मेथड के फार्मूले में गौर करें, इसके फार्मूले के अंदर टोटल 3 चीजें हैं। नंबर 1 x, जो हम ऊपर कालबों की शक्ल में नाम दे चुके होंगे उसको मुतगय्यर्स का, वेरिएबल का कालब। तो हम इस x की कीमत हमारे पास ऊपर मौजूद होगी, हम वहां से देखकर इसकी जगह वो कीमत लिख देंगे। नेक्स्ट इन्वर्जन ए का इनवर्स, ये हम पढ़ चुके हैं। हमारे पास कालब तो ए का होगा, मैट्रिक्स तो ए का होगा, लेकिन हमें चाहिए होगा इसका इनवर्स, इसका ज़रबी माकूस। तो हम किसी कालब का ज़रबी माकूस एक्सरसाइज 1.5 के अंदर सीख चुके हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। तो क्या इसका फार्मूला होगा? हमें पहले उसका डिटर्मिनेंट निकालना होगा, उसी कालब का एडजॉइंट निकालना होगा। उसके बाद हमने सीखा था कि हमने उस बटे वाली रकम को अंदर जरब देनी है जब शॉर्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन करते हुए कहीं भी आपने बाहर वाली रकम को ए वाले एडजॉइंट से जरब नहीं देनी, वैसे लिख देंगे। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? बी, तो हमें पता है बी वाला कालब भी हमारे पास मौजूद होगा, तो इससे आगे हम वैल्यूज पुट करेंगे और हम अपना आंसर ले लेंगे। इसके बाद स्टूडेंट यहां पे क्रैमर्स रूल के अंदर ए का मॉड, ये तो हमें मिल जाएगा चूंकि हमारे पास ए का कॉलम मौजूद होगा, इसका मक्ता हमें लेना आता है। अब मसला कहां पे आएगा? ए एक्स का मॉड कैसे लेना है, ए वाई का मॉड कैसे लेना है, ए एक्स का मक्ता कैसे लेना है, ए वाई वाला तो ना कालब है तो फिर मक्ता कैसे लेंगे। तो फिर क्वेश्चन के अंदर जब मैं क्वेश्चन इसके सॉल्व करूंगा तो वहां पे हम सीखेंगे कि हमने ए एक्स का और ए वाई का कालब किस तरह बनाना है। क्लियर है स्टूडेंट? जब हमें ए एक्स का कालब बनाना आ गया तो मक्ता लेना हमें आता है, हमें ए वाई का कालब बनाना आ गया, हमें ए वाई का मक्ता लेना आता है। अब स्टूडेंट एक बात बड़े गौर से सुनिएगा तवज्जो के साथ, इसके 6 जूज हैं, 8 हैं, 10 हैं, एग्जाम्पल्स हैं। मैं आपको एक क्वेश्चन करवाऊं या 10 करवा दूं, 2 करवाऊं या 15 करवा दूं, जब तक हमें क्वेश्चन के कंसेप्ट, क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका पता नहीं लगेगा, हम क्वेश्चन कभी सॉल्व नहीं कर सकते। तो मेरा क्वेश्चन समझाते हुए, मेरा आपको लेक्चर देते हुए मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट रहती है हमेशा कि बच्चों, स्टूडेंट्स, हमें सिर्फ क्वेश्चनों को रट्टा नहीं लगाना। मैथ नहायत आसान है, मैथ मुश्किल नहीं है, जस्ट प्रैक्टिस का एक नाम है। और नंबर 2, हमें इसके कंसेप्ट, किसी भी क्वेश्चन को हल करने के लिए कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होता कि जिसको हल करने के आइडियाज नहीं है, उसको कंसेप्ट नहीं होते जी, उसको रट्टा लगा ले। रट्टा क्यों लगाए हम? क्वेश्चन जब हम सॉल्व करने हैं तो उसके हमें स्टेप वाइज जब चीजें याद हैं तो हम किसी भी तरह का क्वेश्चन कर सकते हैं, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। अब ये तमाम चीजें, ये तमाम कंसेप्ट, ये आइडियाज जब हम क्वेश्चन पे अप्लाई करेंगे तो अगर हमें यहीं पे ये चीजें समझ लग गई हैं तो फिर हमारा क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होता। तो अब हम बढ़ते हैं
अपनी एक्सरसाइज की तरफ, देखते हैं जी वहां पे कौन कौन से कंसेप्ट और कौन कौन सी चीजें किस तरह हमने सॉल्व करनी है। इसको तवज्जो से समझिएगा। खास तौर पे जो किसी भी एक्सरसाइज का, किसी भी टॉपिक का पहला क्वेश्चन होता है, जैसा आपको पता है मैं बड़ी तफसील से मुकम्मल हर स्टेप उसको प्रॉपर वे में करता हूं, और जिसे पहला क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ आ जाता है वो फिर बाकी एक्सरसाइज, बाकी क्वेश्चन खुद ब खुद करता चला जाता है। तो बढ़ते हैं हम अपने एक्सरसाइज 1.6 के पहले क्वेश्चन के पहले जुज की तरफ। जी स्टूडेंट, हमें ये रकम दी गई है 2x माइनस 2y इक्वल 4, 3x प्लस 2y इक्वल 6, और हमें क्वेश्चन में उसने कहा है कि आपने इसको कालब के माकूस की मदद से हल करना है इन्वर्जन मेथड के जरिए। तो पहला जूज मैंने ऊपर नीचे रकम लिखी है, पहले इस तरीके से समझ लेते हैं, फिर एक आधा जूज स्ट्रेट इक्वेशन लिख के, बाद का पेपर में स्ट्रेट इक्वेशन आती है उस तरह से लिख के इसको देख लेंगे। तो पहला काम मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहला स्टेप जो हमें 1 नंबर देगा, आपने इसको कालब की शक्ल में लिखना है, इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है। तो आप क्या यहां हेडिंग देंगे, रिटन इन मैट्रिक्स फॉर्म। तो हेडिंग देंगे कालब की शक्ल में लिखने से, कालब की शक्ल में लिखने से। जब आप किसी क्वेश्चन को कालब की शक्ल में लिखेंगे तो हमें 1 नंबर मिलेगा। बाज बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें अक्सर स्कूलों के अंदर कह दिया जाता है कि बेटा आपने लॉन्ग क्वेश्चन नहीं करने, आपने पास होना है जी, आपने मारूजी करनी है, थ्योरम करना है। ठीक है, अच्छी बात है ये भी, क्योंकि बाज़ औक़ात कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें बहुत लेंथी क्वेश्चन जल्दी से तैयार नहीं हो रहे होते। लेकिन स्टूडेंट मैं फिर अगेन वही कहूंगा, ऐसी बात नहीं होती। बाज़ औक़ात हम टीचर जो होते हैं बच्चों से घबरा जाते हैं, बच्चों की टेंशन लेते ही नहीं है जरा भी कि कोई नहीं, खैर है इसका क्वेश्चन ये ठीक नहीं हो रहा तो मैं क्या करूं। स्टूडेंट ऐसा नहीं है। हम अगर किसी क्वेश्चन को स्टेप वाइज लॉन्ग क्वेश्चन को समझ लेते हैं तो उसके हर स्टेप के अलग-अलग से नंबर होते हैं। ठीक है कि हम 4 नंबर नहीं ले सकते, हमें उस क्वेश्चन के किसी पार्ट में जाके समझ नहीं आती, लेकिन कम से कम स्टेप वाइज जब हम सीखते हैं तो अगर उसका 1 नंबर है, 2 है, तो हम इतना काम तो कर सकते हैं कि हम उस लॉन्ग में 1 या 2 नंबर ले लें, वरना ऐसा नहीं होता। जब हम क्वेश्चनों को बड़े गौर से, तवज्जो से समझेंगे तो इंशाल्लाह हमारे लॉन्ग क्वेश्चन भी उसी तरीके से होंगे। तो पहला काम, पहला नंबर जो हमें देगा वो है जी, दी गई क्वेश्चंस को, मसावात को कालब की शक्ल में लिखना। हेडिंग देने के बाद या हम लिखेंगे लेट, ठीक है, फर्ज कर ले, लेट लिख लें, कोई अदद लिख लें, सपोज कर लें, जैसे आपका दिल करता है। लेट, सबसे पहले कालब लिखेंगे ए। तो मैंने आपको क्या बताया कि एक कालब ऐसा होगा जो वेरिएबल्स के कोफिशिएंट्स का होगा, अददी सरों का होगा, और इसका ऑर्डर 2/2 होगा। अब यहां पे ए, तो देखें इक्वेशन, सबसे पहले x मुतगैयर है, इसका अददी सर कोफिशिएंट कितना है, 2, तो वो हम यहां पे लिखेंगे। इसके बाद इसी के नीचे, 2 के नीचे क्या लिखा है, 3, तो यहां पे हम लिखेंगे 3। यानी जो हमारा पहला कॉलम है वो हमारा x के अददी सरों का है। पहला कॉलम किसका है, कोफिशिएंट ऑफ x का। x से पहले 2 था वो लिखा, x से पहले 3 था वो लिख दिया। क्लियर है। अब यहां पे दूसरा कॉलम लिखना है, 2/2 का मैट्रिक्स है। y से पहले अलामत समेत, यहां पे अक्सर बच्चे गलती करते हैं, अलामत नहीं लिखते, वो समझते हैं कि x का कोफिशिएंट 2 लिख दिया, बस माइनस को छोड़ दिया। तो ये पहली गलती, याद रखिएगा, वेरिएबल से पहले सारी रकम अददी सर कहलाती है। तो ये अच्छे बच्चे भी गलती कर रहे होते हैं, तवज्जो से, ख्याल से अलामत साथ जरूर लिखनी है। मैं आपसे पूछूं y का अददी सर क्या है, तो आपने 2 नहीं कहना, ये गलत है, -2। हाँ, बाज़ औक़ात इस वेरिएबल से पहले कुछ भी नहीं लिखा होता, मतलब जमा y माइनस y। तो जब किसी वेरिएबल से पहले कोई अददी सर नहीं है
तो समझ जाना उसका अददी सर 1 होता है, माइनस होगा तो -1, जमा होगा तो जमा का 1। तो बहरहाल ये पहली गलती कि अलामत समेत इसको लिखना है। ये स्टूडेंट -2 है y का कोफिशिएंट और नीचे वाले y का कोफिशिएंट प्लस का 2 है तो प्लस हम नहीं लिखते। ये हमने a का मैट्रिक्स लिख लिया, हमने a का कालब लिख लिया। ये कालब का नाम आपने लिखना नहीं है यहाँ पे, जस्ट आपको समझाने के लिए। ये क्या है जी? अददी सर हैं। ये क्या है? अददी सर हैं किन के? मुतगय्यर्स के, ताकि आपको याद भी रहे कि जब हमने कंसेप्ट दिए थे तो हमने वहां पे ये टर्म यूज की थी। ये लिखना नहीं है आपने, जस्ट आपको समझाने के लिए। ये हमारा ए का कालब 2/2 का हो गया। इसके बाद स्टूडेंट आप यहां लिखेंगे कोमा, अब कैपिटल एक्स। अब एक्स क्या था मैंने आपको बताया, ये मुतगय्यर्स का कालब होगा, वेरिएबल्स का। एक्स और y जिसकी हमें कीमत निकालनी है। ये कौन सा सेट है? कालब है मुतगय्यर्स का, अननोन का, नामालूम का, जिसकी हमें कीमतें निकालनी है, वेरिएबल्स का। तो क्या बताया था? इसका ऑर्डर होगा 2/1। इसके बाद लास्ट में तीसरा कालब कांस्टेंट का बताया था मैंने, जिसका नाम हमने रखना है b। और इधर दो जो कांस्टेंट लिखे हैं 4 और नीचे क्या लिखा है 6। तो मैंने बताया था ये कौन सा होगा? मुस्तकिल रकमों का, कांस्टेंट्स का, जो इक्वेशन की राइट साइड पे होगा। कांस्टेंट अदद होंगे, मुस्तकिल अदद होंगे मसावात के दाईं तरफ के। तो स्टूडेंट इतना लिखने का हमें 1 नंबर मिलेगा। ये नहीं लिखना, ये जस्ट आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं। हमें यहां तक 1 नंबर मिल जाएगा। किया कुछ भी नहीं, जस्ट हमने उस क्वेश्चन को कालब की शक्ल में अभी लिखा है। इसके बाद स्टूडेंट डायरेक्ट आप फार्मूला लिख दे तब भी ठीक है, लेकिन ये फार्मूला बनता किस तरह है ये भी मैं आपको समझा दूंगा कि ये हम जो x इक्वल a इनवर्स b लिखते हैं ऐसा क्यों करते हैं। तो प्यारे बच्चों याद रखो, ये फार्मूले की डेरिवेशन है। x इक्वल a इनवर्स b क्यों आता है, वजह क्या है? तो फिलहाल हम सिर्फ फार्मूले पे फोकस करते हैं, फार्मूले को याद करते हैं। तो मैं आपको ये फार्मूला भी बताऊंगा कि ये बनता किस तरह है, लिखा कैसे जाता है। अब यहां तक कालब के माकूस का क्वेश्चन आ गया, यहां तक क्रैमर्स रूल का क्वेश्चन आ गया। 1 नंबर दोनों के अंदर इसी तरह मिलेगा, कालब की शक्ल में लिखने का 1 नंबर हमें मिल जाएगा। इसके बाद अब हमें अपने क्वेश्चन की स्टेटमेंट पे गौर करना है कि हमें जो क्वेश्चन दिया गया है, हमें जो सवाल दिया गया है वो कालब का माकूस है या क्रैमर का असूल है। अब हम पहले चलते हैं कालब के माकूस की तरफ। तो आप यहां पे हेडिंग देंगे, हमें क्वेश्चन दे दिया उसने कि आप दिए गए कालबों को हल करें, मसावातों को हल करें, लेकिन मेथड कौन सा अपनाएं? कालब के माकूस की मदद से। तो आपने यहां पे हेडिंग लिख दी इन्वर्जन मेथड ऑफ मैट्रिक्स। ये कहां से देखनी है? क्वेश्चन पेपर में हमें हेडिंग कौन सी आई। अब इसका आप लिखेंगे फार्मूला x इज इक्वल टू a इनवर्स b और आप इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे फौरन। ये किसका फार्मूला? इन्वर्जन ऑफ मेथड का, x इक्वल a इनवर्स b। अब जब तक हमें ये तीनों कीमतें का पता नहीं चलेगा हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। हमें x कैपिटल की कीमत चाहिए, हमें a के माकूस की, a के ज़रबी माकूस की, a के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की कीमत चाहिए और b की कीमत चाहिए। अब गौर करें, x ये लिखा हुआ है, b ये लिखा हुआ है, क्या नहीं है? a इनवर्स नहीं है, तो हम पहले a इनवर्स मालूम करेंगे। क्लियर है? अब हम यहां लिखते हैं जी a इनवर्स, जिसकी हमें कीमत नहीं पता उसका हम फार्मूला लिखते हैं 1/a का मक्ता, a का डिटर्मिनेंट इनटू a का ही एडजॉइंट। याद होगा आपको लास्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3, इसको मैं नाम दे देता हूं इक्वेशन 2 का।
अब हमारा पहला काम है कि हम ए का इनवर्स निकालें। अच्छा, ए का इनवर्स निकालने के लिए अब हमारा काम है ए का डिटर्मिनेंट निकालें और ए का एडजॉइंट निकालें। तो पहले हम निकालते हैं जी ए का डिटर्मिनेंट। जी स्टूडेंट यहां लिखते हैं जी ए डिटर्मिनेंट इक्वल क्या है जी, ए का मैट्रिक्स 2 -2 3 2 और इसको मैट्रिक्स से कालब की शक्ल, इसमें मक्ते की शक्ल में लिख दिया। अब स्टूडेंट हमें मक्ता निकालना आता है, सीखा हुआ है। अगर नहीं सीखा तो एक्सरसाइज 1.5 के पहले क्वेश्चन में दोबारा देखिएगा। तो इसको इससे ज़रब दी जाती है, तो 2 को 2 से ज़रब दी 4, ठीक है। इसको ब्रैकेट में लिखना है, सेंटर में हमेशा -3 ज़रब खाई -2 के साथ, तो माइनस का 6, अगेन ये 4, ये माइनस ने माइनस से ज़रब खाई जमा 6, 6 में 4 जमा किया तो कितना आ गया 10। अब यहां पे भी अगेन वही बात आपने याद रखनी है कि अगर ए का डिटर्मिनेंट, ए का मक्ता सिंगुलर निकल आता, यानी सिफर के इक्वल निकल आता, तो हमने लास्ट में पढ़ा है कि उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, उसका ज़रबी माकूस नहीं निकलता। अगर ए का मक्ता सिफर निकले, नादर कालब सिंगुलर, ये नहीं निकलता, तो फिर अगर ये मालूम नहीं होता, जारी बात है यहां हम कीमत लिख नहीं सकते, तो आपने क्वेश्चन में लिख देना है कि दी गई जो इक्वेशन है इसका सॉल्यूशन है हेल्प ऑफ मैट्रिक्स एग्जिस्ट नहीं करता, यानी उसका हल सेट मुमकिन नहीं है, तो आपका क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। लेकिन बहुत कम ऐसा होता है कि पेपर के अंदर आपको वो क्वेश्चन आए जिसका मक्ता ही ए का सिफर हो। बहरहाल आ भी सकता है, ये ना कहना सर ने कहा था कि ये नहीं आता, तो कहें कि इसका जवाब तो निकालना ही निकालना है। बस ये तवज्जो कीजिएगा ख्याल से, बाद कातवा स्टूडेंट का कंसेप्ट चेक करने के लिए भी इस तरह का क्वेश्चन दे सकता है। तो बहरहाल हमें कंसेप्ट याद रखने हैं, तरीकाकार याद रखना है, हमें क्वेश्चनों की रकमों को रट्टा नहीं लगाना, सवालों को रट्टे नहीं लगाने। जब हमने एक मर्तबा कह दिया कि अगर किसी कालब का मक्ता सिफर निकल आए तो वो सिंगुलर है, और जो सिंगुलर मैट्रिक्स होगा उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, तो फिर वो कहीं किसी भी जगह भी क्वेश्चन हो वो कंसेप्ट वही रहेगा। जी ये नॉन सिंगुलर है, तो जारी बात है जब ये नॉन सिंगुलर है तो इसका इनवर्स निकलेगा, तो इनवर्स पर जाने से पहले हमें इसका एडजॉइंट भी रिक्वायर्ड है। तो यहां हम लिखते हैं जी ए का एडजॉइंट, यानी ए का एडजॉइंट अभी हमने लेना है। तो क्या पढ़ा है, इन दोनों की जगह तब्दील कर दी जाती है और इन दोनों की अलामतें तब्दील कर दी जाती हैं। तो ये आ गया ए का एडजॉइंट। अब ए का एडजॉइंट, ए का डिटर्मिनेंट इक्वेशन 2 में दर्ज कर दें। तो अब यहां क्या लिखेंगे, मसावात नंबर 2 में दर्ज करने से, पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन 2। क्या है जी इक्वेशन 2, ए इनवर्स, इसको लिखा इज इक्वल टू 1/, ए का मक्ता कितना निकला 10 इंटू 2 2 -3 और 2। अब स्टूडेंट यहां पे आपने इसको अंदर ज़रब नहीं देनी, बस ये ए का इनवर्स निकल आया, ए का ज़रबी माकूस मालूम हो गया, ज़रब नहीं देनी, फिर पंगे में पड़ोगे, रकमें बटे में चली जाएंगी। अब सिंपल काम क्या करें, हमारा पहला टास्क यही था, ए इनवर्स मालूम हो गया, एक्स की कीमत हमें पता है, बी की कीमत हमें मालूम है, 1 2 3 तीनों कीमतें इक्वेशन 1 में दर्ज कर दें। तो यहां क्या लिखें जी, मसावात नंबर 1 में कीमतें दर्ज करने से, ठीक है, पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन 1। तो मसावात नंबर 1 है क्या, x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। ये मैंने इसलिए लिख ली ताकि हमें याद रहे कि वो इक्वेशन है क्या। अब इस x की जगह XY, यही था इसका कालब, वो मैंने लिख दिया।
क्लियर है, इज इक्वल टू ए इनवर्स, ये निकली है इसकी कीमत 1/10, 2, फिर 2, -3, फिर 2। इसके बाद ये बी, क्या है बी की कीमत 4 और 6। अब स्टूडेंट ये एक्स वाई वैसे ही आएगा, इसमें कोई तब्दीली नहीं आएगी, 1/10 भी वैसे ही। अब हम इन दोनों को देंगे जरब। जरब देने का तरीका पता है, 2 ने 4 से जरब खाई तो 8, 2 ने 6 से जरब खाई तो 12, नफी 3 ने 4 से जरब खाई तो नफी का 12, 2 ने 6 से जरब खाई तो जमा का 12। इसके बाद ये सिमिलरली एक्स वाई इज इक्वल टू 1/10, 8 में 12 जमा करें 20, नफी 12 जमा 12 0। ये x ये y वैसे ही 1/10 को अंदर जरब दे दें, तो जब ये इससे जरब खाएगा तो 2, 0 से जरब खाएगा तो 0। अब स्टूडेंट देखें यहां पे सेंटर में इक्वल की लामत है, कहने का मतलब कि ये कालब इसके इक्वल है। अब इक्वल कब होता है, उसकी दो शर्तें हैं, इसका ऑर्डर इसके ऑर्डर के इक्वल होना चाहिए, इसका मर्तबा 2/1, इसका भी मर्तबा 2/1, इसके क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट्स इसके क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट्स के इक्वल होने चाहिए। तो यानी इसका इक्वल x है, उधर कितना लिखा है 2, तो x की कीमत हमारे पास निकल आई 2। इसके बाद इधर y है तो उधर 0 है, तो y की कीमत निकल आई 0। अब क्वेश्चन के स्टार्ट में मैंने आपको बताया था कि हमारा काम क्या है कि इक्वेशन में जो वेरिएबल्स है, जो मुतगय्यर है, उनको हमें मालूम करना है। तो x की कीमत कितनी निकल आई 2 और y की कीमत कितनी निकल आई 0। हमारा यहां पे क्वेश्चन हुआ खत्म। लेकिन स्टूडेंट हम लॉन्ग क्वेश्चन कर रहे हैं, पेपर के अंदर 90% क्वेश्चन इसी एक्सरसाइज से आता है। हमने क्वेश्चन हल कर लिया, क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा ये हमारा क्वेश्चन ठीक है, हमें कैसे पता चले जो हमने आंसर निकाले हैं ये हमारे ठीक है। तो स्टूडेंट इसकी तसल्ली कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है, लेकिन हमारी सेटिस्फेक्शन के लिए कि हमने जो क्वेश्चन किया है वो बिल्कुल ठीक है, कहीं गलती तो नहीं हुई, तो इसको लाजमी चेक किया करे। खास तौर पे लॉन्ग क्वेश्चन को चेक कर लिया करे अपने तौर पर तसल्ली के लिए कि हमें 4 नंबर है, कहीं ये ना हो कि हम जाया कर रहे। अब आपने क्या करना है, क्वेश्चन चेक करने के लिए या सिर्फ चेक करना है, आपने इसको हल नहीं करना है, रफ अमल में ये काम करना है आपने। स्टूडेंट जो आपकी दोनों कीमतें निकली है ना, जो आपको इक्वेशन दी गई है क्वेश्चन के अंदर, क्या है इक्वेशन 2x, कोई एक लिख लें, दोनों लिख लें, आपकी मर्जी है। मैं पहले पहली इक्वेशन के साथ आपको बता देता हूं। मैंने पहली इक्वेशन लिख ली। आपने करना क्या है, x की जो कीमत निकली है वो, y की जो कीमत निकली है वो, दोनों कीमतें जहां जहां x y मौजूद है वहां वहां दर्ज कर दें। ये 2 इंटू x की कीमत 2, नफी 2, y की कीमत 0, 2 ने 2 से जरब खाई 4, 2 ने 0 से जरब खाई 0, 4 में से 0 गया 4 इक्वल 4। देखें आपकी इक्वेशंस की दोनों साइडें सेम आ गई, इसका मतलब हमारे दोनों आंसर जो हैं वो क्या है, ठीक। सिर्फ एक इक्वेशन में नहीं, आप दूसरी इक्वेशन में पुट करके चेक कर लें। देखें x की कीमत कितनी निकली 2, y की 0, 3 को 2 से जरब दें 6 जमा y की 0, 2 को 0 से जरब दें 0, 6 में 0 जमा किया तो 6। यानी जबानी भी चेक कर सकते हैं, जरूरी नहीं लिखकर। यानी अगर आपकी प्रैक्टिस इतनी है कि आप उसको वैसे ही पुट करके चेक कर लेते हैं। अब स्टूडेंट बैठे बिठाए, अभी पेपर में बैठे हैं, पेपर चेक होना है महीने बाद, 1.5 महीने बाद, रिजल्ट आना है 4-5 महीनों बाद, लेकिन हमने वहां पे अपना क्वेश्चन खुद चेक कर लिया।
हमें तसल्ली हो गई कि हमारे इस लॉन्ग क्वेश्चन के 4 नंबर आ गए हैं, तो आप गिनती कर सकते हैं कि मैंने कितने नंबर लिए हैं। इसी तरह स्टूडेंट शॉर्ट क्वेश्चनों में भी इंशाल्लाह जो ही हमारा सिलेबस खत्म होगा तो आपको मैं पूरी किताब के टेस्ट वाइज, पेपर वाइज, क्वेश्चन वाइज, चैप्टर के अहम शॉर्ट क्वेश्चन वाइज, लॉन्ग क्वेश्चन वाइज, कि हमें जिससे पता चल रहा होगा कि हमारी तैयारी कितनी है और कितने नंबर हम कलेक्ट करते जा रहे हैं। जैसा कि चैप्टर नंबर 6 से लेकर चैप्टर नंबर 17 तक की तमाम चैप्टर्स 1 बाय 1 रिव्यू, उसके एमसीक्यूज की वीडियो भी आपके साथ में शेयर कर चुका हूं कि जो मैंने बताया है कि आप चैप्टर नंबर 10 से लेकर 16 तक के एमसीक्यूज वो ही सॉल्व कर लेंगे जो आपके साथ मैंने वीडियो में शेयर किए हैं, तो आपकी मुकम्मल 75 नंबरों की तैयारी मेरे साथ आप जुड़े रहिएगा, मुकम्मल हो जानी है इंशाल्लाह। और आपके कहां से क्वेश्चन किस तरह, पहले 4 चैप्टरों के मैंने आपसे वादा किया हुआ है, जो ही हमारा ये सिलेबस मुकम्मल होगा टेस्ट वाइज नई नई चीजें, क्वेश्चन यहां से आता है, इसका फला पार्ट इस तरह का होगा, यहां से ये गलती नहीं करनी, ये चीजें हम मुकम्मल है आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो बहरहाल हमारा क्वेश्चन नंबर जो पहला, इसका पहला जुज कालब की शक्ल में लिखने से लेकर उसको सॉल्व करने तक हुआ है मुकम्मल। अब हम इसी क्वेश्चन को करते हैं क्रैमर के असूल की मदद से। जी स्टूडेंट, इसी एक्सरसाइज का ये पहला जुज अब हम इसको करेंगे क्रैमर के असूल की मदद से। तो सबसे पहले उसी तरह आपको इक्वेशन दी जाएगी, 2 इक्वेशंस होंगी जिसमें 2 वेरिएबल्स हैं। पहला नंबर, एक नंबर हमें मिलेगा कालब की शक्ल में लिखने से, राइट इन दी मैट्रिक्स फॉर्म। तो उसी तरह लेट कर लेंगे ए वाला कालब एक्स वाला बी वाला। मैंने ये दोबारा इसलिए नहीं लिखा, वही लिखा इसलिए रहने दिया ताकि आपके जहन में कहीं शक ना चला जाए कि इसके कालमों को लिखने का तरीका कोई और लगता है, तो मैंने उसको छेड़ा ही नहीं है। तो ये सिमिलर यहीं तक आपको 1 नंबर देगा। अब क्वेश्चन में हेडिंग क्या आई? क्रैमर के असूल की मदद से, यानी हमने अपना जो क्वेश्चन सॉल्व करना है उसको क्रैमर्स मेथड से करना है। तो आपने यहां हेडिंग देनी है क्रैमर के असूल की मदद से, यानी क्रैमर का असूल, ये मैथमेटिशियन है उसके नाम पर है, क्रैमर्स रूल। ठीक है, उसी तरह इसका पहले फार्मूला लिखना है आपने, x इज इक्वल टू ए एक्स का मॉड मक्ता बटे में ए का मक्ता। इसको आप इक्वेशन 1 का नाम दे दीजिएगा। इसके बाद y उसी तरह छोटे हैं, ये x और y ये दोनों छोटे हैं, ए वाई का मक्ता, y इंडेक्स में छोटा सा नीचे करके लिखना है, a का मक्ता, इसको नाम दीजिएगा इक्वेशन 2 का। 2 इक्वेशंस हो गई। x की कीमत तब निकलेगी जब हमें a के मक्ते का पता होगा और ax के मक्ते का पता होगा, डिटर्मिनेंट का। y की तब निकलेगी जब हमें a का मॉड, a के डिटर्मिनेंट का पता होगा। ये दोनों सेम है और ये हमें निकालना भी आता है, निकाल भी लेंगे। मसला कहां पे है? ax का डिटर्मिनेंट, जब तक हमें ax का मक्ता मैट्रिक्स पता नहीं चलेगा हम डिटर्मिनेंट नहीं निकाल सकते। सिमिलरली ay, तो चलते हैं जी, पहले ax और ay का मैट्रिक्स हमने किस तरह डेवलप करना है। तो स्टूडेंट देखें, आप सबसे पहले मैं यहां लिख रहा हूं ax का कालब इज इक्वल टू, किसी जगह कहीं किताबों में इसको D1 का भी नाम दिया जाता है, D2 का भी नाम दिया जाता है, अपने अपने कई नाम है, कई तरीकों से इसके नाम रखे जाते हैं। तो बहरहाल मैं इसका नाम ax क्यों रखता हूं? क्योंकि मैंने यहां x के वेरिएबल्स के साथ इसको बनाना है, तो हमें याद रहता है कि इसका नाम x क्यों रखा जाता है। इसी तरह मैंने इसका नाम y क्यों रखा है, ताकि हमें याद रहे। कुछ किताबों में ax ay भी है, तो बहरहाल ये तरीका अच्छा है, मुझे ये बेहतर लगा। आप भी D1 D2 नहीं लिखेंगे, ax और ay लिखेंगे। अब आपने करना क्या है, तवज्जो से समझिएगा। क्रैमर्स रूल में सिर्फ यही एक गलती होती है, इसके अलावा कहीं गलती नहीं होती, कि हमें कालब बनाना नहीं आ रहा होता। अगर हमें कालब बनाना ax और ay का आ गया तो ये कालब के माकूस से भी आसान क्वेश्चन है। आपने स्टूडेंट क्या करना है, जरा तवज्जो से देखिएगा।
ए एक्स का कालब लिखते हुए यहां क्या लिखा है एक्स, इसकी पहचान रखिएगा। क्या लिखा है यहां पे एक्स। यहां जो आपके पास ये कॉलम है, ए का कॉलम यही है ना, देखिए ए भी लिखा है एक्स भी लिखा है। ए का कॉलम ये है, ये लिखा है एक्स। तो ये एक्स वाला जो कॉलम है ना, एक्स के मुतगैयर जहां लिखे हैं ये एक्स के अददी सर हैं, ये वाले ये एक्स के अददी सर हैं और ये वाई के अददी सर हैं। ऐसे ही है ना, ये कोफिशिएंट एक्स के हैं, देखें 2 3, ये एक्स के हैं, नफी 2 वाई, ये वाई वाले हैं। यहां एक्स है तो आपने एक्स वाले कॉलम की जगह, इसके अददी सरों की जगह आपने ये बी वाले जो मुस्तकिल अदद है ना वो लिखने हैं। ये क्या लिखा है एक्स, एक्स वाला कॉलम ये है, इसको नहीं लिखना, इसको छोड़ देना है। इसकी जगह एक्स है ना, इसको रिप्लेस कर देना है इसके साथ। क्या लिखा है उधर 4 और इधर क्या लिख दिया 6। एक्स वाले ए एक्स वाले कॉलम में एक्स वाले अददी सरों की जगह इसको रिप्लेस कर देना है मुस्तकिल अदाद के साथ। अब ये वाई वाला इसको वैसे ही लिख रहे, इसके साथ छेड़ाखानी नहीं करनी, नफी 2 और 2। ये हमारे पास ए एक्स का कॉलम बन गया। इसके बाद हमें बनाना है ए वाई का कॉलम। सिमिलरली जरा गौर कीजिएगा, यहां था एक्स और मैंने वाई वाला कॉलम वैसे ही लिख दिया, वाई के साथ छेड़ाखानी नहीं की। जो अदद इधर लिखा था उसके कॉलम के साथ छेड़ाखानी की और इसको रिप्लेस किया इसके साथ। सिमिलरली ए वाई लिखा है, अब वाई वाला जो कॉलम है वो ये है, जो यहां लिखा है इसको रिप्लेस करना है। तो एक्स वाला कॉलम पहले वैसे ही लिख दें 2 3। अब यहां वाई है ना, तो वाई वाले अददी सरों की जगह मुस्तकिल अदाद वाला कॉलम लिख दें 4 और 6। तो इस तरह हमारे पास ये ए एक्स और ए वाई का कॉलम बन गया। जब ये बन गया गौर करें, हमें ए एक्स का मक्ता चाहिए, कॉलम है मक्ता निकल आएगा डिटर्मिनेंट। हमें ए वाई का डिटर्मिनेंट चाहिए, ए वाई का कॉलम है डिटर्मिनेंट भी निकल आएगा। हमें ए का डिटर्मिनेंट मक्ता चाहिए, ए का कॉलम है मक्ता भी निकल आएगा। तो तीनों चीजें मौजूद हैं, तीनों का डिटर्मिनेंट निकालेंगे। निकालने के बाद जहां जहां उसकी जगह है वहां दर्ज करेंगे, एक्स और वाई की कीमत निकल आएगी। मेरा ख्याल है स्टूडेंट समझ आ गई होगी। अगेन समझ लेते हैं, क्योंकि ये वो पॉइंट है जहां पे हमने गलती करनी है। क्या करना है हमने, ए एक्स का कॉलम बनाते वक्त ए वाले कॉलम में ये क्या लिखा है एक्स, इसकी पहचान रखिएगा। एक्स वाले अददी सरों को रिप्लेस करना, इसको नहीं लिखना, इसकी जगह ये दोनों रकमें लिख देनी है 4 और 6। अब एक्स है ना, तो वाई वाले कॉलम को तंग ना करें। यहां एक्स लिखा है तो एक्स के साथ ही छेड़ाखानी करें, एक्स को ही तंग करें, वाई वाले को कुछ ना कहें, वाई वाला वैसे ही। इधर क्या लिखा है वाई, अब वाई वाले में छेड़ाखानी करें, जो इधर लिखा है इसके साथ पंगा लें, लेकिन एक्स वाले को कुछ ना कहें। तो देखे 2 3, एक्स वाला वैसे ही, वाई है ना तो इसको रिप्लेस करें, जो यहां लिखा है ना उसके साथ रिप्लेस करना है इसको 4 और 6। क्लियर है? अब तो आसान हो गया क्वेश्चन। मेरा ख्याल है आप कह रहे होंगे कि ये तो बहुत आसान लॉन्ग क्वेश्चन है। ऐसे ही हमें कहा जाता है कि आप ये ना करें, ये आपसे नहीं होगा, फला ना करें। स्टूडेंट तमाम लॉन्ग क्वेश्चन ही आसान होते हैं, सिर्फ इतना है कि हमें समझ आना शुरू हो जाए। अब हम क्या करें, तीनों का डिटर्मिनेंट ले लेते हैं 1 बाई 1। तो पहले हम लेते हैं जी ए का डिटर्मिनेंट। अगेन यहां पे फिर वही बात, ए एक्स का डिटर्मिनेंट पहले नहीं लेना। अक्सर बच्चे ए एक्स का डिटर्मिनेंट ले लेते हैं, ए वाई का डिटर्मिनेंट ले लेते हैं, एंड पे पता चलता है जी ए का डिटर्मिनेंट 0 निकल आया, ए तो नादर कॉलम निकल आया। तो मैंने आपको बताया था कि जब ए नादर कॉलम निकल आए तो उसका हल सेट मुमकिन नहीं है। हाँ, ए एक्स का डिटर्मिनेंट 0 आ सकता है, ए वाई का डिटर्मिनेंट 0 आ सकता है। उसकी वजह कहीं ये ना जहन में रखिएगा कि सर ने बताया था कि जब भी नादर कालब आए तो उसका हल मुमकिन नहीं है। मैंने ये नहीं बताया, मैंने बताया कि वो रकम
जिसकी कीमत सिफर आई है और वो लिखी बटे में जानी है, यानी सिफर कहां, बटे में जब आता है उस वक्त हल मुमकिन नहीं है। तो यहां पे अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि ए एक्स का मोड हमारा सिफर निकला है, क्या इसका हल सेट मुमकिन है? जी हाँ जरूर है। अगर ए का मक्ता सिफर के अलावा है तो जो रकम ऊपर है ना वो सिफर निकल सकती है। ये याद रख लें, इस तरह रट्टा लगा लें कि जो रकम बटे में है ना वो सिफर ना आए। तो देखें बटे में क्या है, ए का मक्ता है, तो ये सिफर नहीं आना चाहिए, ऊपर वाली रकम कुछ भी आ जाए। तो इसीलिए पहले यहां पे आपने अगेन मक्ता ए का ही लेना है ताकि ये जीरो निकल आए, हमारी जान छूटे, क्वेश्चन हो जाए खत्म, हमें नंबर 4 मिल जाए। तो बहरहाल इतना खुश भी ना होइएगा, बहुत कम इस तरह होता है कि ऐसा क्वेश्चन है। बहरहाल ए के मक्ते की तरफ चलते हैं। ए का कालब हमें लिखा है, उसकी कीमतें लिख लें, 2 -2, इसके बाद 3, इसके बाद 2। तो मक्ते का तरीकाकार हमें पता है, 2 को 2 से ज़रब दी है 4, सेंटर में माइनस, ये नफी का 6, इसके बाद 4, नफी ने नफी से ज़रब खाई तो जमा 6, 6 में 4 जमा किया तो 10। अब ए जो है वो नॉन सिंगुलर निकल आया, गैर नादर निकल आया, तो इसका आगे हल मुमकिन है, हमें इसको हल आगे करना पड़ गया। अब हमें चाहिए ए एक्स का डिटर्मिनेंट, ए एक्स का मक्ता। तो ये मैंने मक्ते की अलामत लगाई, हमें ए एक्स का कालब मिल चुका है, 4, 6, नफी 2 और 2 जी। उसी तरह 4 ने 2 से ज़रब खाई तो 8, सेंटर में माइनस, 6 ने नफी 2 से ज़रब खाई तो नफी का 12, 8 जमा 12, तो इसको जमा किया तो 20। तो ए एक्स का मक्ता, ए एक्स का डिटर्मिनेंट कितना निकला है स्टूडेंट, 20। इसके बाद हम बढ़ते हैं ए वाई के मक्ते की तरफ। तो ए वाई का कालब ये मौजूद है, ए वाई का डिटर्मिनेंट मक्ता इक्वल 2, 3, 4, 6, 6 ने 2 से ज़रब खाई तो 12, नफी 4 ने 3 से ज़रब खाई तो 12, 12 माइनस 12, 12 में से 12 माइनस किया तो सिफर। तो ए वाई का डिटर्मिनेंट मक्ता निकल आया सिफर। तो कहीं ये ना कहिएगा कि ये सिफर निकल आया, हल सेट मुमकिन नहीं है, ये निकल ही आया सिफर, बस ये सिफर नहीं आना चाहिए। अब ए डिटर्मिनेंट, ए एक्स का मक्ता, ए वाई, तीनों की कीमतें 1 बाई 1 पहली और इक्वेशन 2 में दर्ज कर दें। अब मसावात नंबर किस किस में, 1 और 2 में दर्ज करने से, 1 और 2, जिसकी जो कीमत है वो वहां पे दर्ज कर दें। अब इक्वेशन 1 क्या थी, एक्स, ए एक्स का मॉड ओवर ए का मॉड, यही थी ना पहली इक्वेशन। और दूसरी क्या थी, y इक्वल ए वाई का मॉड ओवर में ए का मॉड यानी मक्ता। x वैसे ही ए एक्स का मक्ता कितना निकला है, 20 बटे में ए का मक्ता 10, तो इससे कट गया तो आंसर कितना आ गया, 2। इसके बाद y इज इक्वल टू ए वाई सिफर, ए का मक्ता 10, तो सिफर तकसीम 10 सिफर, तो x की कीमत निकल आई 2 और y की भी कितनी, 2। यही हमें रिक्वायर्ड था कि हमें नामालूम मदद चाहिए। अच्छा यहाँ पे एक बात आपके जहन में ये क्या नहीं आई कि हमें a का मक्ता 2 बार लिखा हुआ है, तो हमने मालूम 1 बार किया है, तो हमें तो 2 बार मालूम करना है। आई जहन में बात, तो गलत नहीं हो गया सवाल? अच्छा देखें, ठीक है, शाबाश। जब हमें ए का मक्ता ही दोनों जगह दर्ज करना है तो हम मक्ता क्यों 2 बार ले, हमें सिर्फ मक्ता 1 बार ही निकालना है। जब वो निकल आया तो उसी को हमने दोनों जगह दर्ज करना है। अब आप ये भी सोच रहे होंगे कि हमने कालब के मकूस से सवाल किया, उसका भी यही आंसर था, हमने क्रैमर के असूल से किया तो उसका भी यही आंसर है, ये क्या बात हुई? तो स्टूडेंट देखें, जब इक्वेशन सेम है, मसावात हमने बदली नहीं है, मेथड हम कोई भी कर लें तो हमारा आंसर क्यों बदलेगा? तो सिमिलर आप चेक भी इसको कर सकते हैं उसी तरीके से।
ये यहां तक हमने एक ही जुज के ऊपर दोनों मेथड अप्लाई करके चेक कर लिए, कालब का माकूस और क्रैमर का असूल, इन्वर्जन मेथड और क्रैमर्स असूल। इसके बाद स्टूडेंट मैं आपके साथ 1 2 3 जितने आप कहें मैं सारे बेशक कर दूंगा, लेकिन वो टाइम का ज़ाया है, वक्त ज़ाया होता है। मैं कुछ आपकी प्रैक्टिस के लिए, ताकि हमें अगेन पता चल जाए, और इक्वेशन के साथ रद्दो बदल करके आपको कुछ क्वेश्चन करवाता हूं, ताकि हमें रट्टा ना लगाना पड़े, हमें पता चल जाए कि क्वेश्चनों के और रद्दा बदल भी कर दें, इक्वेशन नीचे वाली ऊपर लिख रहे, ऊपर वाली नीचे लिख रहे, ऐसा क्वेश्चन की सेहत पे कोई असर नहीं पड़ता। तो अब हम चलते हैं, इसके कोई बाकी किसी में से कोई जुज को हल कर लेते हैं, ताकि हमारी मजीद अच्छे तरीके से प्रैक्टिस हो जाए। स्टूडेंट चलते हैं हम अब इसके तीसरे जुज की तरफ। इसके अंदर दो चीजें आपको मैं मजीद सिखा दूंगा कि अगर इक्वेशन इस तरह से आ जाए तो किसको आपने इक्वेशन ऊपर वाली या पहले नंबर वाली समझना है और दूसरी किसको समझना है, एक बात। और दूसरा जो मैंने आपसे कहा था कि फार्मूला जो x इक्वल ए इनवर्स बी है वो कैसे बनता है। तो स्टूडेंट याद रखिएगा, पहली बात तो ये कि रियाजी को हम जब भी लिखते हैं, रियाजी की लैंग्वेज मीन रकम लिखी जाती है वो इधर से इस तरफ लिखी जाती है, जैसे इंग्लिश बाएं से दाएं तरफ लिखी जाती है, सिमिलरली रियाजी को भी बाएं से दाएं तरफ लिखते हैं। यानी कहने का मतलब इस इक्वेशन को आप ऊपर वाली इक्वेशन समझ लें, यानी जो x का कोफिशिएंट है इसको ऊपर लिखें, इधर जो x का कोफिशिएंट है इसको 4 के नीचे लिखें। सिमिलरली y का कोफिशिएंट 2 ऊपर, इसका -1 नीचे, 8 ऊपर -1 नीचे। अच्छा, फर्ज किया कि हमें इस तरह नहीं लिखना, हमने इसको इक्वेशन 1 का नाम नहीं देना, इसको इक्वेशन 1 का नाम देना है, तो तब भी ठीक है। लेकिन फर्क क्या आएगा कि जो इक्वेशन को आप 1 या ऊपर वाली इक्वेशन का नाम देंगे, उसके कोफिशिएंट आपने ऊपर वाली रो में लिखने हैं, x का और y का, और जिसको आप दूसरी इक्वेशन का नाम देंगे उसके कोफिशिएंट x और y के आपने दूसरी रो में लिखने हैं। सिमिलरली कांस्टेंट भी, जिसको आपने ऊपर वाली पहली इक्वेशन का नाम दिया उसका कांस्टेंट आप ऊपर लिखेंगे, और जो इसका कांस्टेंट अगर दूसरे नंबर पे आपने इक्वेशन रखी तो इसका कांस्टेंट है नीचे लिखेंगे। लेकिन x वाला जो कालब होगा, कैपिटल x वाला वेरिएबल वाला, उसमें कोई तब्दीली नहीं करेंगे। ये बात याद रहेगी इक्वेशन की, जिसको मर्जी आप पहली इक्वेशन का नाम दे लें, इसको या इसको, ये आपकी मर्जी है, लेकिन जिसको पहली का नाम देना है उसके कोफिशिएंट पहले लिखने हैं, जिसको बाद में। तो सिमिलरली हमें पता है सबसे पहले क्या किया जाता है, हेडिंग दी जाती है कालबों की शक्ल में लिखने से, क्लियर है। उसके बाद आपने क्या लिखना होता है, लेट, यानी हमने फर्ज कर लिया ये जुमला लाजमी लिखना है, जैसा मैंने आपको बताया कि पहला क्वेश्चन प्रॉपर वे में हमने कर लिया, उसके बाद तरीकाकार वही रहता है। तो हम फर्ज कर लेते हैं, पहले हमने लिखना है ए का कालब, तो आपकी मर्जी इसको या इसको, जिसको मर्जी रख ले। मैं इसको 1 का नाम दे लेता हूं, x का कोफिशिएंट 4, इधर x का कोफिशिएंट 3, यानी पहला कॉलम x के कोफिशिएंट का। अब x ये लिखा है ना पहले, तो फिर इसी का कोफिशिएंट इधर लिखना, कहीं इसका ना लिख लेना, बस ये तरतीब याद रखिएगा। ये इसके बाद y का कोफिशिएंट इधर है 2, तो इधर कुछ भी नहीं है, तो 1 तो हो गई, इस माइनस की वजह से -1। ये x के अददी सर हो गए, यानी वेरिएबल्स के x वाला कालब हो गया। अब यहाँ पे x और यहाँ हम लिखेंगे y, इसके बाद फिर कोमा, यहाँ हम लिखेंगे b वाला कालब। सिमिलर उसी तरह इसको 1 का नाम दिया, तो ये 8 ऊपर और ये -1 नीचे। अब क्वेश्चन आ गया कालब के माकूस की मदद से, आप यहाँ पे हेडिंग देंगे कालब के माकूस की मदद से और उसका फार्मूला लिखेंगे। क्या फार्मूला है जी, x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, और इसको नाम दिया जाता है फॉरन इक्वेशन 1 का। अब दूसरी बात जो मैंने आपसे वादा किया था कि ये फार्मूला बनता कैसे, अब जरा इसको समझें। स्टूडेंट देखें, ये जो 4 है
ये किस कालब के अंदर लिखा गया है? ए के अंदर। एक्स जो है वो किस कालब के अंदर लिखा गया है? एक्स के अंदर। इसका मतलब है कि जो ए वाले अरकान है, जो ए के एलिमेंट है, वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं एक्स वाले अरकान से, यानी ए एक्स मल्टीप्लाई आपस में हो रहे हैं। अब आगे इक्वल की अलामत है, दोनों के अंदर सेम है, यहां मैंने लिखी थी इक्वल की अलामत। आगे ये और ये किस कॉलम में लिखे जाते हैं? बी में, तो यहां मैंने लिख दिया बी। यानी कहने का मतलब कि अगर आप ए वाले कॉलम को एक्स वाले कॉलम से जरब दें तो इन दोनों के प्रोडक्ट का जवाब इस शक्ल में आएगा। एक बात। आगे इक्वल, फिर ये जो बी वाला कॉलम है ये इसी तरह आएगा, यानी ए वाले आप यहां सारे अरकान लिख लें, इधर आप एक्स वाले अरकान लिख लें। आप जब इनको आपस में जरब देंगे तो आपके पास यही इक्वेशंस आ जाएंगी। क्लियर है? अब हमने निकालनी है एक्स की कीमत, यानी एक्स कैपिटल की। तो हमें पता है कि एक्स से पहले जो भी रकम होती है उस पर डिवाइड कर दिया जाता है, तो दोनों तरफ आप डिवाइड कर दें ए के ऊपर, तो ये बनेगा बी बटा ए। क्या बनेगा स्टूडेंट? बी बटा ए। अब आप सोच रहे होंगे कि हम बी वाला कॉलम ऊपर लिख दें, ए वाला कॉलम नीचे लिख दें, तो उसको तकसीम कर दें, क्योंकि कॉलमों के अंदर तकसीम का तो अमल है नहीं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब बटे में ए की पावर यहां एक है, तो हम इसको ले जाते हैं ऊपर, ये वाला एक्स वैसे ही इक्वल, जो ही बटे की ए की पावर ऊपर जाएगी तो ऊपर जाके हो जाएगी -1, साथ ही बी लगा वैसे ही। तो देखें यही हम फार्मूला यूज करते हैं ना कॉलम के माकूस में, इन्वर्जन मेथड में, तो वो इस तरह से निकलता है कि ए वाले अरकान एक्स वाले से जरब हो रहे हैं, इक्वल हमें जवाब दे रहे हैं बी वाले कॉलम। एक्स इधर ही रखा, दोनों तरफ ए पे तकसीम किया, यूं लिख दिया, ए को ऊपर ले गए, तो इस तरह ये फार्मूला जो है वो बनता है। तो बहरहाल फार्मूला भी हमने सीख लिया कैसे ये ड्राइव होता है। अब सिमिलरली हमें क्या पहले निकालना है? ए इनवर्स। तो यहां हम लिखेंगे ए के इनवर्स का फार्मूला इज इक्वल टू 1/a का मॉड इनटू ए का एडजॉइंट। सिमिलर वही मेथड है, वही तरीकाकार है, इसको नाम दिया जाता है इक्वेशन 2 का। अब हमें पहले क्या निकालना होता है? ए का डिटर्मिनेंट। तो निकालते हैं जी यहां ए का डिटर्मिनेंट, तो ये ए का मॉड, अब यहां ए वाला कॉलम लिखेंगे 4 2 3 -1। अब इसका मॉड, 4 ने नफी 1 से जरब खाई, नफी का 4, 3 ने 2 से जरब खाई तो 6, नफी 4 नफी 6, तो कितना आंसर आ गया? -10। अब हमें निकालना है ए का एडजॉइंट। अब ए के एडजॉइंट का पता है, इन दोनों की जगह चेंज और इनकी अलामतें तब्दील कर दी जाती हैं। अब स्टूडेंट 1 2 ये दोनों कीमतें पहले इसमें दर्ज करी जाती हैं। अब क्या करते हैं? डायरेक्ट ही, यानी कि हम ये सारी कीमतें यहां दर्ज करते हैं। तो मसावात नंबर 1 क्या बन जाएगी? x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। x की जगह एक्स वाई, उसी तरह ए इनवर्स की कीमत क्या होगी? 1/-10 इंटू एडजॉइंट क्या निकला हुआ है? -1 -2 -3 और 4। आगे बी वाला कॉलम क्या है? 8 और -1। ये एक्स वाई स्टूडेंट वैसे ही। अब ये बाहर वाला 1/-10 भी वैसे ही। इन दोनों को पहले जरब दे दें, तो नफी का 8, नफी नफी जमा हो जाएगा 2, नफी का 24 और नफी का 4। इन दोनों को करें इकट्ठा, तो नफी 8 में से 2 गए, नफी का 6, नफी का 28। अब हमें क्या करना है? इस 1/-नफी 10 को अंदर मल्टीप्लाई करना है, तो करें जी इसको मल्टीप्लाई। ये एक्स वाई वैसे ही,
जो ही हम जरब देंगे माइनस माइनस से कट जाएगा, तो 2 के टेबल पे 3/5, नफी से नफी कट जाएगा तो 14/5। तो इस तरह x की कीमत कितनी बन जाएगी, 3/5, और y की कीमत कितनी निकल आएगी, 14/5। अब स्टूडेंट उसी तरह क्वेश्चन हमने कर लिया, अब हमें करनी है अपनी तसल्ली कि हमारा आंसर ठीक है या नहीं। तो x और y की जो कीमतें निकली हैं वो दी गई इक्वेशन में पुट कर दें। तो पहले x की कीमत वहां पुट करेंगे 3/5, तो ये 4 3 12, 12 बटा कितना बन जाएगा 5। देखें इसकी पड़ताल हम कर रहे हैं, सेंटर में प्लस, y की जगह पे 14/5 पुट करें तो 14 2 28 बटे में 5 इक्वल है कितना 8। जुजाफे कल आ जाएगा 5, 12 जमा 28 इक्वल में कितना है 8। दोनों को जमा करें इक्वल 8, 40 को कर दें 5 पे तकसीम तो कितना आ जाएगा 8 इक्वल 8। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि हमने जो आंसर निकाला है वो बिल्कुल ठीक है। यह क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है, जस्ट अपनी तसल्ली के लिए हमने इसको करना है। तो ये है जी कालब के माकूस का तरीका। इसके बाद स्टूडेंट इसी क्वेश्चन को हम कर लेते हैं क्रैमर के असूल की मदद से, ठीक है, प्रैक्टिस हो जाएगी मजीद। तो उसी तरह पहला नंबर तो यही है, ए एक्स बी इसी तरह लिखना है। अब हम क्या हेडिंग देंगे, क्रैमर का असूल। तो उसका फार्मूला क्या है, एक्स इज इक्वल टू ए एक्स का मॉड ओवर में ए का मॉड। क्लियर है। इसी तरह सेंटर में मैं लाइन लगा लेता हूं, इस साइड पे हम सॉल्व कर लेते हैं, y इज इक्वल टू ए वाई का मॉड ओवर में a का मॉड। क्लियर है स्टूडेंट। अब हमें a का डिटर्मिनेंट चाहिए, तो a का डिटर्मिनेंट पता है ना, उसी तरह लेना है। तो यहां लिखा हुआ है, मैं दोबारा नहीं निकालता, यानी मजीद तरीका वही है, बस एक प्रैक्टिस हो जाए हमारी। उसी तरह हमें पहले a का मॉड लेना है, पता है वो निकला पड़ा है, तो ax का हमें कालब बना लें ताकि मेन इसकी प्रैक्टिस बार बार होती जाए। तो ax का मक्ता चाहिए, जारी बात है ax का हम कालब बनाएंगे, इधर इधर हम बनाएंगे ay का कालब, तो ay का मक्ता इधर भी हमें चाहिए। अब स्टूडेंट देखें क्या बताया था मैंने, ये क्या लिखा है x, तो x वाले के साथ छेड़ाखानी करनी है, बाकी को कुछ ना कहें। यही है ना x वाला कॉलम 4 3, इसकी जगह क्या लिखा था, जो b वाला कॉलम है 8 -1, y वाला वैसे ही 2 -1। क्लियर है ना, सेम वही तरीका कार है उधर y। तो अब y वाले कॉलम के साथ छेड़ाखानी करें, इसको रिप्लेस कर दे इसके साथ 8 -1, और x वाले को कुछ नहीं कहना तो वो वैसे ही 4 और 3। अब इसका डिटर्मिनेंट मक्ता ले ले, 8 नफी 1 से ज़रब खाएगा नफी का 8, नफी 1 2 से ज़रब खाएगा नफी का 2, नफी 8 जमा 2 हो जाएगा ना सेंटर वाले नफी की वजह से, तो माइनस का आ जाएगा 6। इधर आ जाए अब ए वाई का मॉड, नफी आएगा 4, नफी का 24, तो नफी का 28। तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं ये सारे स्टेप लॉन्ग क्वेश्चनों में, लेकिन अगर आपसे गलती नहीं होती, वरना प्रॉपर वे में हल कीजिएगा। क्योंकि स्टूडेंट जब हमने पेपर में करना है तो एक ही बार क्वेश्चन करना है। ये मैं प्रैक्टिस के लिए कह रहा हूं कि डायरेक्ट कर सकते हैं, कहीं बोर्ड के पेपर में डायरेक्ट करने शुरू ना कर देना। इसके बाद सिमिलरली सारी कीमतें उसमें दर्ज कर दें, तो x इज इक्वल टू ए एक्स का मोड निकला है -6, a का मक्ता कितना निकला है -10। तो इसको काट दें 3/5, आंसर जारी बात है वही आना है सेम। इधर y वाली कीमत इक्वल -28 ओवर में -10, तो इसको आपस में काट दें तो 14 बटे में कितना आ जाएगा 5। तो सेम x की कीमत भी वही और y की कीमत भी वही। मेरा ख्याल है इसकी भी समझ आ गई है, मजीद आपकी प्रैक्टिस हो गई है। आप मजीद इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा अच्छे तरीके से। अगर किसी जगह से आपको मसला दरपेश हो
तो आप मेरे साथ जरूर डिस्कस कीजिएगा। अब मैं कोशिश करता हूं कि आपको वो एक क्वेश्चन करवा दूं जिसकी मैंने आपसे बात की थी, तज़किरा किया था कि जिसमें अगर a का मॉड 0 निकल आए तो उसको कैसे हल करना है, तो उसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। जी स्टूडेंट, एक जुज नंबर 5 आपके सामने अब लिख दिया गया है। तो इसको पहला काम वही है कि आपने कालमों की शक्ल में लिखना है, लेकिन इसके साथ मैं थोड़ा सा हेर फेर करूंगा कि ये रकम मैं पहली समझूंगा या दूसरी, ताकि आपको समझ आ गए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो पहला काम क्या लिखा जाता है, कालबों की शक्ल में लिखने से, कालब की शक्ल में लिखने से, राइट इन द मैट्रिक्स फॉर्म। ठीक है, तो मैं इसको देखे उलट करके लिखूंगा ताकि आप परेशान ना हो कि सर कह रहे हैं कहीं ऐसा लिखने से गलत तो नहीं होगा क्वेश्चन। तो लेट कर लिया पहले ए का कालब। अब मैं इसको पहली का नाम दे रहा हूं, ठीक है, नफी 6 इधर लिखेंगे, एक्स का अददी सर 3 इधर लिखेंगे, वाई का अददी सर 4 इधर लिख दिया, वाई का अददी सर -2 इधर लिख दिया। जब मैथ हमें आ जाता है ना स्टूडेंट, तो हम जिधर दिल करे उस मैथ को घुमा सकते हैं, उंगलियों पे नचा सकते हैं। तरीकाकार कोई भी आप अपना लें। अब आपसे कोई पूछे आप किसी के साथ, ये जारी बात है शर्त भी लगा सकते हैं कि मैं इसको इक्वेशन 1 दे दूं, इसको 2, तो वो एक मरतबा सोच में पड़ेगा कि ऐसे तो हल नहीं होना, तो आप उसे हल करके दिखाइएगा तो वो समझ जाएगा। तो इसलिए मैथ के साथ हमने खेलना है, खेल खेल के अंदर हमने रियाजी को तैयार करना है। इसके बाद स्टूडेंट चलते हैं बी कालब की तरफ। तो बी कालब है हमारे पास, इसी को पहला रखना है ना, तो 7 और 4 क्लियर है। अब लिखने के बाद कालब के माकूस के या क्रैमर के असूल से जिससे मर्जी आ जाए, तो हम चलते हैं जी। फर्ज किया, ये क्वेश्चन आ गया हमें कालब के माकूस की मदद से, तो इन्वर्जन मेथड, कालब के माकूस की मदद से अकॉर्डिंग टू द इन्वर्जन मेथड। तो फार्मूला लिखा जाता है पहले x इज इक्वल टू a इनवर्स b, इसको नाम दे दें इक्वेशन 1 का। अब हमें पहले चाहिए a का इनवर्स, तो इज इक्वल टू 1/a का डिटर्मिनेंट यानी मक्ता इनटू स्टूडेंट a का एडजॉइंट। क्लियर है, इसको नाम दे दें इक्वेशन 2 का। अब पहला काम है हमें a का डिटर्मिनेंट निकालना है, तो a का मक्ता, a का कालब -6 4 3 -2 जी दें इसको जरब। उसी तरह इसको इसके साथ प्लस का 12, सेंटर में माइनस, इसके साथ 12 -12, तो a का डिटर्मिनेंट हमारे पास निकल आया 0। जी स्टूडेंट अब देखें, a का डिटर्मिनेंट 0 निकला, कौन सा कालब बनेगा, सिंगुलर मैट्रिक्स नादर कालब। तो हम इसको आगे हल नहीं करेंगे, हम लिख देंगे कि इसका सॉल्यूशन सेट जो है वो मुमकिन है नहीं है। तो यहीं तक आपको 4 नंबर मिलेंगे। अच्छा, आपके जहन में एक बात जा रही होगी कि शायद हमने इक्वेशन के साथ रद्दोबदल किया, इक्वेशन को चेंज किया, शायद इस वजह से डिटर्मिनेंट 0 तो नहीं आ गया। ठीक है, अच्छी बात है, जहन के अंदर ये क्वेश्चन जाना चाहिए, आना भी चाहिए, सोच में नहीं पड़ना। चेक कर लेते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि हमने इक्वेशन चेंज की। तो स्टूडेंट मैंने आपको पहले बताया कि ऐसा चेंज करने से इक्वेशन 1 को 2, 2 को 1 चेंज करने में क्वेश्चन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। जस्ट आपकी तसल्ली के लिए चेक कर लेते हैं। इट मीन अगर ये इक्वेशन 1 हो तो 3 ऊपर आएगा, देखें यहां पे 3 लिख रहा हूं मैं, गौर कीजिएगा। नफी 6 यहां आएगा, तो -6 मैं यहां लिख रहा हूं। y का ये कोफिशिएंट -2 यहां आएगा, तो मैं यहां लिख रहा हूं। ये y का कोफिशिएंट इधर आएगा, तो मैं इधर लिख रहा हूं। उधर भी फिर चेंजिंग करें, 4 ऊपर आएगा और 7 नीचे आएगा। क्लियर है स्टूडेंट। अब इस लिहाज से हम a का डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। a का मॉड इज इक्वल टू 3 -2 -6 और 4। जी स्टूडेंट दें इसको, पहले 4 को 3 से ज़रब दी तो 12,
सेंटर में माइनस, -6 ने -2 से जरब खाई तो जमा का 12, 12 में से 12 को कर दे माइनस, तो कितना आएगा अगेन 0। तो देखें वही आंसर आ गया। तो हम लिख देंगे कि ये एक नादर कालब है, इसका जो हल सेट है वो मुमकिन नहीं है, यानी इसका माकूस नहीं निकलेगा। और जब माकूस नहीं निकलेगा तो जारी बात है कि इसका हल सेट निकलेगा ही नहीं। मेरा ख्याल है स्टूडेंट एक्सरसाइज 1.6 के पहले क्वेश्चन के जितने भी पार्ट हैं आप कर लेंगे। फिर भी जब मैं क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 एंड सो ऑन करूंगा स्टेटमेंट के क्वेश्चन, तो उसकी इबारत लिखने से लेकर इक्वेशन बनाने और फिर उसके सॉल्यूशन में फिर आपकी प्रैक्टिस करवा दूंगा। लेकिन अगर इनमें से किसी पार्ट में आपको लगे कि आपको मसला बन रहा है तो मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं वो लाजमी आपको जो जूज है वो जो पार्ट है वो सॉल्व करवा दूंगा। नेक्स्ट अगली वीडियो तक मुझे दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज।